2021 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को उनका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एक नए फॉर्म में, एक नए पैटर्न के साथ उनके सामने आने वाला है। क्योंकि अभी तक 11 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इस बार आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी होता है, जो राइटिंग पार्ट होता है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाता है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने आएगा, वो आपके सामने बिल्कुल एक नया क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आपसे उस क्वेश्चन में एक एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने को कहा जाएगा। अब एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, आइए जानते हैं मेरी इस वीडियो के थ्रू। और मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है और कैसे लिखा जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम विनीता बंसल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माय चैनल सिंपली सिंप्लीफाइड। Let's try to understand what is an analytical paragraph. Analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. मतलब जो आपका analytical paragraph होगा वो आपकी एक descriptive writing होगी जिसमें आप सारी डिटेल्स देंगी। किस चीज़ की डिटेल्स देंगे, किसके ऊपर बेस्ड होंगी वो डिटेल्स? आपको क्वेश्चन में कोई चार्ट दिया गया होगा, कोई पाई चार्ट हुआ, कोई फ्लो चार्ट हुआ, या कोई ग्राफ दे दिया गया। ग्राफ कोई लाइन ग्राफ हुआ, कोई बार ग्राफ हुआ, ठीक है। ऐसे कोई डेटा दे दिया गया या कोई आउटलाइन दे दी गई किसी चीज़ की, कुछ आपको क्लूज दे दिए गए, कोई टेबल बना के आपको दे दी गई। एक पैराग्राफ आपको बना के इसमें लिखना होगा। पैराग्राफ एक ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होता है राइट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ एक ही हो और वर्ड लिमिट उसकी कितनी होगी? 100 to 120 वर्ड्स की। और ये कितने मार्क्स कैरी करेगा? आपके 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आप अगर इसको सही ढंग से लिखेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके ही हाथ में है। While writing an analytical paragraph, please follow these things. Plan the whole body before writing. जब आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करें, जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करें, तब आप बिफोर हैंड प्लान कर लें कि आपको लिखना क्या है। आप अच्छे से उस क्वेश्चन को, उस डेटा को एनालाइज कर लें, तभी आप लिखना शुरू करें। नेक्स्ट इज डोंट राइट रीजंस। जो भी वहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हो, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, आप उसी को लिखें। आप अपनी तरफ से कोई उसमें रीज़न ना दें कि अगर कोई चीज़ घटी है, किसी चीज़ में कोई फॉल आया है तो वो क्यों आया है। आपसे रीजंस नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके सामने डेटा रखा गया आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फैक्ट्स ब्रीफली। जो भी फैक्ट्स वहाँ पे दिए गए हों उसको आप ब्रीफली लिख दें। आप उसको इधर उधर की कोई बात न लिखिए, ठीक है। प्रोवाइड सिंपल एंड एक्यूरेट फंक्शनल लैंग्वेज। जो आपकी लैंग्वेज हो वो सिंपल हो, एक्यूरेट हो। एक्यूरेट मतलब अगर वहाँ 74% लिखा है तो आप 74% ही लिखें, आप ये ना लिखें कि अराउंड 75%। एक्यूरेट लिखें। फंक्शनल लैंग्वेज, जो आप जिस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वो वहाँ पे फंक्शनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फंक्शनल लैंग्वेज क्या होती है मैं अभी आपको आगे बताऊँगी, कुछ वर्ड्स बताऊँगी जिन वर्ड्स का आप यूज़ करके अपने उस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एंटायर राइटअप। अपने पूरे राइटअप में आप सेम टेंस को फॉलो करें। जैसे स्टोरी राइटिंग करते हैं तो आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप जब ये अपना पैराग्राफ लिखेंगे, जिस भी आप टेंस को आप पकड़ें, आप उसी टेंस को फॉलो करें। नेक्स्ट इज नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इस राइटअप में, इस पैराग्राफ में जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिखेंगे, उसमें आपसे आपकी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं पूछी जा रही, आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं पूछी जा रही, आपको अपने कोई कमेंट्स नहीं देने हैं, ठीक है। जो दिया गया है आपको वही वहाँ पे प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करनी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है आपको उसमें बात नहीं करनी है, आपको पैसिव फॉर्म यूज करनी है। जैसे एक्टिव पैसिव आपने किए होंगे, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, राइट। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। तो उसी तरीके से आपको पैसिव फॉर्म में बात करनी है। ये नहीं लिखना कि आई ऑब्जर्व दिस या अकॉर्डिंग टू मी, ये सब कुछ बात आपको नहीं लिखनी है। इस तरीके से आपको बात नहीं कहनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपको अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते समय ध्यान रखने। इनको आप जरूर फॉलो करें ताकि आपके फुल मार्क्स इंश्योर हो सके।
एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको 3 एलिमेंट्स अपने पैराग्राफ में डालने होंगे। वो 3 एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर 1 होगा आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन से मतलब जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो भी कोई चार्ट है या कोई ग्राफ है, आप उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है, वो चार्ट है कि वो ग्राफ है कि वो कोई डेटा है या वो कोई टेबल है और वो क्या शो कर रही है, आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है। वो आप इंट्रो में देंगे और इंट्रो आपका जो होगा वो 1 से 2 लाइन में आपका आ जाना चाहिए, आप उसको ज़्यादा लंबा ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी आपके पैराग्राफ की बॉडी। उस बॉडी में आपको क्या देना है, उस बॉडी में क्या लिखना है आपको, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा के केसेस दे दिए गए कोरोना के, कि वो जुलाई में इतने केसेस थे और फिर अगस्त में इतने आए और आगे कमिंग मंथ्स जो है वो इतने केसेस आए। तो वो जो केसेस कभी कहीं हो सकता है ज़्यादा हो, कभी कहीं हो सकता है कम हो, हरियाणा में ज़्यादा हो कि महाराष्ट्र में कम हो, ऐसा वैसे हुआ नहीं था, हरियाणा में ही कम रहे हैं। तो वो जो आप एनालिसिस करेंगे, वो जो आप सारा कुछ बताएंगे उसमें अपने पैराग्राफ में लिख के, तो वो जो आप डिटेल्स देंगे वो बॉडी में आएंगे। और आपको कम से कम 4 ट्रेंड्स आपको मेंशन करने होंगे। 4 ट्रेंड्स का मतलब कि इस मंथ में यहाँ इतना था, सेकेंड मंथ में इतना था, थर्ड में इतना था और फोर्थ में इतना था, कि इतना आप कंट्रास्ट दिखाएंगे, कि आप इतना राइज दिखाएंगे, इतना फॉल दिखाएंगे। तो कम से कम आपको 4 पॉइंट्स उसमें कवर करने होंगे, 4 ट्रेंड्स आपको कवर करने होंगे, ओके। और फिर जो आएगा आपका आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं? सारी जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसकी समरी आ जाती है। मतलब जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आई, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया और फिर आपने जो उसको समराइज किया, तो वो आपका समराइज करना कंक्लूजन में आ जाता है। आपका एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स में कैसे डिवाइड होता है वो और समझ लेते हैं। देखिए, आपके जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो होता है हाफ मार्क का, ओके। जो बॉडी होगी वो होगी 2 मार्क्स की और जो कंक्लूजन होगा वो होगा अगेन आपका हाफ मार्क, ठीक है। तो ये अभी आपके कितने हुए? ये टोटल आपके बने 3 मार्क्स। मतलब 3 मार्क्स जो होंगे वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होंगे कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब 5 मार्क्स का था क्वेश्चन, अभी कितने बचे हमारे? 2 मार्क्स बचे। 2 मार्क्स हमारे कहाँ कवर होंगे? 2 मार्क्स हमारे कवर होते हैं हमारे एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग में, ठीक है। इसमें हमारा जो 1 नंबर होगा वो होगा हमारा ग्रामर से रिलेटेड, कि आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं, जो आप टेंस यूज़ कर रहे हैं, जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो आप करेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो 1 नंबर वहाँ, ठीक है, मायने रखेगा। और जो दूसरा 1 नंबर होगा वो होगा कि जो भी आपने कुछ लिखा है, जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें अपनी राइटिंग में, तो वो क्या आप सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप लॉजिकली उसको कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ जो आपने उसमें, अपने आइडियाज़ से मतलब जो भी आपको उसमें डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी गई हैं, तो आपने जो उसको डिस्क्राइब किया है, क्या एक लॉजिकल वे में उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने पे सामने वाला क्या आपको ठीक से उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, तो वो 1 नंबर वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिएगा आप, ये टोटल 5 मार्क्स हो गए। तो 5 मार्क्स आपके ही हाथ में हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है आपका 102 लाइन में, क्वेश्चन में जो भी दिया गया होगा वही आपको लिखना है। बॉडी जो भी आपको डिटेल्स जो दे रखी, जो डेटा दे रखा है, उसको आपको एनालाइज करना है, अच्छे से उसको समझ के एनालाइज करके बस वही तो लिखना है आपको, ठीक है। और अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं लिखना है, अपनी कोई ओपिनियन आपको नहीं देनी है, आपको केवल जो डेटा दिया गया है उसको ऑब्जर्व करके अच्छे से एनालाइज करके ही आपको वही कुछ देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। और आधा नंबर आपका कंक्लूजन का है। कंक्लूजन मतलब आपने जो सारा कुछ लिखा तो आपकी क्या समझ में आया, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो सारा आपका कंक्लूजन में आ जाता है। तो 3 नंबर यहाँ। और एक्सप्रेशन, अगर आपकी स्पेलिंग, आपकी राइटिंग वगैरह सब कुछ सही है, ग्रामर आपकी सही है, तो 1 नंबर वहाँ पक्का। और आप अपने आइडियाज़ को अगर अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं लॉजिकल वे में, तो 1 नंबर वहाँ, आपके 5 नंबर यहाँ पे कवर अच्छे से हो जाएंगे। पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन में जो हम कुछ फ्रेजेस को लिख सकते हैं, वो देखिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसको। द बार चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आगे जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको उस बार चार्ट में दिख रहा है। या फिर हम लिख सकते हैं द लाइन ग्राफ शोज
अगर क्वेश्चन में आपको लाइन ग्राफ दिया गया है तो वो लिखा जा सकता है। द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, जो आपको चार्ट दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो आगे वो डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे कि क्या क्या उसमें दिख रहा है। या फिर हम कह सकते हैं द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कि जो हमें डेटा दिया गया है तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, अगर कोई पाई चार्ट दिया गया आपके क्वेश्चन में तो वो क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, तो ये कुछ वर्ड्स इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द टेबल सजेस्ट, कोई टेबल अगर बनी हुई है आगे आपके क्वेश्चन में तो वो क्या सजेस्ट कर रही है आपको। तो ये आप कुछ जो ओपनिंग लाइन्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, तो आप इनकी हेल्प लेके अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। While writing the body of the paragraph, we can use these describing words or phrases like starting to rise, कि जैसे कोई ग्रोथ दिखानी है, किसी की सेल एकदम से बढ़ी है तो वो स्टार्टिंग टू राइज कब से हुई है वो बता सकते हैं। स्टार्टिंग टू फॉल, वो कब से गिरनी शुरू हुई। फ्लक्चुएट, कब मतलब घटना बढ़ना, कोई बोलते हैं फ्लक्चुएट कि कोई भी सेल है तो वो घट रही है बढ़ रही है, कोई केसेज हैं वो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो फ्लक्चुएट होना होता है। पीक्ड कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए। डबल्ड होता है कि ऑलमोस्ट मतलब जैसे डबल्ड हो गई, डबल्ड का मतलब दुगनी हो गई। ड्रॉप डाउन, गिर जाना एकदम से। स्लाइटली, थोड़ा सा। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, की जो इंक्रीज हुआ, जो बढ़त हुई उसमें तो एकदम से तेज़ी से स्ट्राइकिंग हुआ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि उसका जो ग्रोथ का पैटर्न था वो कैसे था, रैपिड हुआ कि स्लोली हुआ, धीरे धीरे हो रहा था कि एकदम से तेज़ी से बढ़ा उसका ग्रोथ। द हाईएस्ट, सबसे जो हाईएस्ट था पॉइंट। द लोएस्ट, सबसे नीचे। ऑलमोस्ट इक्वल टू, कि लगभग बराबर थे। और अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। सिमिलरली, उसी तरीके से। इन कंपैरिजन टू, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन बताया जाए, अब दो से ज़्यादा का कंपैरिजन बताया जाए तो वो कंपैरिजन टू का वर्ड हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं, इन कंपैरिजन टू। वाइल, वेयर एज, ये दोनों ही वर्ड जबकि के लिए यूज़ होते हैं। इन कंट्रास्ट विद, जब हम कंट्रास्ट बता रहे हैं दो चीज़ों का, दो ट्रेंड का अगर हम कंट्रास्ट बताएं तो इन कंट्रास्ट विद से हम अपने सेंटेंस को लिंक कर सकते हैं। नोटिसेबल डिफरेंस, कि जब हम डिफरेंस को शो कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई ज़्यादा ही मेजर कोई हमें दिख रहा है कुछ ऐसा डिफरेंस तो वो नोटिसेबल है, ध्यान जा रहा है, नोटिसेबल डिफरेंस। वेरी क्लोज टू, जैसे किसी ट्रेंड को शो करना हो कि वहाँ पे कोई फिगर, कोई अमाउंट दे रखा है, कोई परसेंटेज दे रखी है, वेरी क्लोज टू 40%, 50%, इस तरीके से हम इन टर्म्स को यूज़ करके अपने पैराग्राफ की बॉडी को लिख सकते हैं। We can take the help of these words while concluding our paragraph. The first word is overall. Overall आपको क्या दिख रहा है? जो भी कुछ आपने अभी तक देखा, एनालाइज किया, आपके सामने जो क्वेश्चन था आपने उसको एनालाइज करा तो अब आपको क्या दिखा, ठीक है। ओवरऑल लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कंक्लूजन। नेक्स्ट इज इन नटशेल। इन नटशेल, कि जो भी कुछ देखा तो उसको आप ब्रीफ अगर करें तो आप क्या कहेंगे। इन नटशेल, आगे जो भी आपको लिखना हो। फॉर द चार्ट गिवन, जो भी कोई चार्ट आपके क्वेश्चन में दिया गया था तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप समराइज कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली, लास्ट में आप क्या कह रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए ये कहा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखे अपना देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, जो भी उसमें आपने एनालाइज किया वो आप यहाँ पर समराइज कर देंगे। तो इन वर्ड्स की हेल्प लेके आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं। The sample question that is given here is, the bar chart shows the amount of money spent on two types of electronic items in India. Write an analytical paragraph 100 to 120 words describing the chart by selecting and reporting the main features. Make comparisons where relevant. तो यहाँ आपके सामने एक बार चार्ट दिया गया है, एक ईयरली सेल्स चार्ट दिया गया है। कहाँ का है वो, इंडिया का है। और इसमें टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को शो किया गया है, उनकी सेल को शो किया गया है। देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उस पर ईयर को मेंशन किया गया है 2015 से लेके 2020 तक, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उस पर सेल्स को दिखाया गया है। ओके, तो आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा इन दोनों की सेल्स को एनालाइज करके, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेल्स को एनालाइज करके, और वो जो एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिखेंगे उसकी जो वर्ड लिमिट होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो होगी 100 to 120 वर्ड्स। तो आइए देखते हैं कि हम इस पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ लाइक दिस। The bar chart gives information about how much money was spent on computers and smartphones in India between the years 2016 to 2020. तो यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए कि
आपको जिस तरीके से आप नोटिस में आप काफ़ी ब्रीफली अपना सारा कुछ उसमें ऑर्गेनाइज करके लिख देते हैं, इसी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन में भी आपको काफ़ी ब्रीफ रहना पड़ेगा। उसमें आप देखिए मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर दिया। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखिए, नंबर 1 हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक बार चार्ट दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा बार चार्ट। अगर कोई पाई चार्ट होता तो हम यहाँ पे पाई चार्ट लिख देते। ओके, सेकेंड थिंग हमने क्या लिखी, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। अब उस ग्राफ में हमें, उस चार्ट में हमें क्या दिख रहा था, हमें दिया गया था कि जो सेल्स हुई थी वो कैसे कैसे हुई थी, कितनी कितनी हुई थी और वो किस पर हुई थी सेल्स, हमें वो बताना है। तो जो हमारी डिजिटल डिवाइसेस थी वो क्या क्या थी, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स थी। तो सेकेंड पॉइंट जो आपका रहा वो ये रहा कि हमें वो मेंशन करना है कि किसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। ओके, थर्ड हमारा आया इंडिया। इंडिया के बारे में बात करें तो हम प्लेस मेंशन करते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो आया, बिटवीन द ईयर्स 2016 टू 2020 हमने अपना जो है एक टाइम स्पैन हमने दे दिया, मतलब एक्सेस एस पे और एक्सेस वाई पे जो भी चीज़ें मेंशन थी वो हमने यहाँ पे अपने इंट्रो में बता दी। एक ही लाइन में हमने सारा कुछ बता दिया, हमें देखते ही पता लग गया कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेट्स सी हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। According to the chart, there were upward trends in spending on both items. कि अगर हम चार्ट को देखें तो both items जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं और जो हमारे कंप्यूटर हैं, उन दोनों पे जो स्पेंड किया जा रहा है, उन दोनों पे जो मनी एक्सपेंड की जा रही है वो जो है लगातार अपवर्ड ट्रेंड में है। मतलब लोग लगातार उस पर खर्च कर रहे हैं, घट नहीं रही है उनकी एक्सपेंडिचर, उनका घट नहीं रहा है, सेल उनकी घट नहीं रही है। कंप्यूटर सेल्स इंक्रीज स्टेडीली बाई ₹5 मिलियन ईच ईयर। ध्यान से देखें तो कंप्यूटर सेल जो है वो हर साल 5 मिलियन से बढ़ रही है। स्मार्टफोन सेल्स रिमेन्ड लेवल एट ₹10 मिलियन अंटिल 2017। और स्मार्टफोन की सेल देखें तो वो 2015 से लेके 2017 तक, यानी कि 3 साल तक वो 10 मिलियन तक ही रही, वो लेवल पर ही रही। एंड देन इज इंक्रीज ड्रामेटिकली रीचिंग ₹50 मिलियन इन 2020। और वो बढ़ते बढ़ते वो 2020 तक इतनी बढ़ गई कि उसकी जो सेल थी वो 50 मिलियन तक पहुंच गई। Although they are still less than the value of computer sales, हालांकि स्मार्टफोन की जो सेल थी वो कंप्यूटर सेल से कम थी। They are only 5 मिलियन बिहाइंड। और वो सेल कितनी कम थी, वो जो कंप्यूटर सेल थी उससे 5 मिलियन बिहाइंड थी, पीछे थी। People's total expenditure on those electronic devices rose dramatically in this period. और अगर हम इस पीरियड को देखें, कौन से पीरियड को देखें, 2015 से लेके 2020 तक के पीरियड को देखें, तो इसमें लोगों का एक्सपेंडिचर जो था इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, स्मार्टफोन्स पे और कंप्यूटर्स पे, वो काफ़ी ड्रामेटिकली रूप से काफ़ी बड़ा है, लोगों ने खर्च किया। द टोटल वॉज ₹40 मिलियन इन 2015 एंड इट रोज टू ₹105 मिलियन इन 2020। तो आप देखें कंपैरिजन कि स्टार्टिंग में ये कितना था, दोनों का मिला के पीपल ने कितना एक्सपेंड किया, उन्होंने किया 40 मिलियंस। और कब किया, 2015 में, जब हमने स्टार्टिंग में देख रहे हैं हम तो। और ये 40 मिलियन जो था वो बढ़ता 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 2020 तक कितना बढ़ गया, 105 मिलियन। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आया, 40 to 105 तक वो पहुँच गया। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने पैराग्राफ की बॉडी में आप एटलीस्ट 4 ट्रेंड्स को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कि कौन सी ईयर में कितनी ग्रोथ हुई, क्या सेल हुई, कितना घटा, कितना बढ़ा, वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने सैंपल मैंने दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ के आप कर सकते हैं। वी कैन कंक्लूड आवर पैराग्राफ लाइक दिस। Overall, the sales of both of these items grew, but smartphone sales grew more quickly. कि दोनों आइटम्स की सेल, स्मार्टफोन की सेल्स और कंप्यूटर की सेल्स जो है वो बढ़ी, लेकिन स्मार्टफोन की जो थी वो बहुत तेज़ी से, एकदम से क्विकली, बहुत जल्दी से बढ़ गई। मतलब शुरू में तो वो तीनों साल जो है वो वहीं की वहीं रही, लेकिन आने वाले कमिंग ईयर्स में वो क्विकली बढ़ी, बहुत तेज़ी से बढ़ी। इफ़ दिस ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ऐसे ही ट्रेंड चला आगे भी,
So स्मार्टफोन सेल्स में ओवरटेक कंप्यूटर सेल्स इन 2021 और सून आफ्टर। तो स्मार्टफोन की जो सेल है वो ओवरटेक कर लेगी, किसको ओवरटेक कर लेगी? कंप्यूटर की सेल को। और कब कर लेगी? अभी देखिए हमारे चार्ट में तो हमने जो है 2020 तक का देखा हमने चार्ट, तो इसको देख के जो सारे ट्रेंड हमारे सामने आए, इसको देख के ये कहा जा सकता है कि कमिंग ईयर में 2021 में या उसके बाद बहुत जल्दी ही ये जो स्मार्टफोन की सेल है वो ओवरटेक कर जाएगी कंप्यूटर की सेल को। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी आपके मन में डर था वो दूर हो गया होगा और सारे कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब इसको कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।